नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास पर नजर डालेंगे। ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है पीडीएफ। ये पूरा जो कंटेंट है वह राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। क्योंकि आज कल जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वह ऑथेंटिक सोर्स से उठा रही है। कई बार देखा गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट्स में जो दिए हुए तथ्य हैं उनको लेकर आरपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। तो आज उन्हीं तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास पर नजर डालते हैं, क्या कुछ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगा तो वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, उसे आप अच्छे से पढ़ें। बाकी का जो भी कंटेंट है इसमें, उसे एक स्पीड से चलती हुई नज़र के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अजमेर मेरवाड़ा नामक मरुद्यान के साथ रियासतों के एक समूह को, जो ब्रिटिश भारत का एक क्षेत्र था, राजपूताना के रूप में भौगोलिक अभिव्यक्ति दी गई। 20वीं शताब्दी ईस्वी से पहले ये 20 से अधिक राजपूताना राज्य राजवंशीय थे और शासक राज्यों में सभी कार्यकारी, विधायी और न्याय प्राधिकरण के प्रमुख थे। जैसे ही देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आजादी मिली, बड़ी इकाई के रूप में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आजादी के बाद हमारी जो एकीकरण की प्रक्रिया है वह शुरू हुई। भली भांति आप जानते हैं एकीकरण की पूरी प्रोसेस को, आप जानते होंगे। आई होप आपने राजस्थान जीके में इसको पढ़ा होगा। तो राजस्थान राज्य का जो गठन है वह 17 मार्च 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 के बीच में 19 रियासतों को मिलाकर किया गया था। एक तो ये 19 रियासतों को आप याद रखिए। पूछा जा सकता है बाई चांस कि कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में राजस्थान संघ का उद्घाटन किया। ये तो आपको याद ही रखना है और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। या फिर डेट पूछी जा सकती है 30 मार्च 1949, तो ये आपको याद रखेंगे। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा 30 मार्च 1949 तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में ब्रिटिश शैली की प्रशासनिक व्यवस्था वाले प्रमुख राज्य थे और इन पर इनके स्वयं के उच्च न्यायालय थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा में स्वयं के उच्च न्यायालय थे। तो जयपुर को याद रखना है, जोधपुर को याद रखना है, उदयपुर को याद रखना है, कोटा को याद रखना है और बीकानेर को याद रखना है। ठीक है, तो इन 5 जिलों को आपको याद रखना है जिनके स्वयं के उच्च न्यायालय थे 30 मार्च 1949 तक। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एक समिति की। देखिए, नए राज्य के उद्घाटन से पहले राजधानी के स्थान और उच्च न्यायालय की सीट से संबंधित जो मुद्दे हैं, इनको हल करने के लिए पेप्सू सरकार के जो तात्कालिक मुख्य सचिव थे बी आर पटेल, 3 नाम यहाँ आपको यहाँ याद रखने पड़ेंगे। एक बी आर पटेल, एक स्वास्थ्य सेवा के निर्देशक लेफ्टिनेंट थे कर्नल टीसी पुरी और सीपीडब्ल्यूडी के एक अधीक्षण अभियंता थे श्री एस पी सिन्हा। इनकी एक समिति बनाई गई थी, बी आर पटेल, कर्नल टीसी पुरी, एस पी सिन्हा। ठीक है, कौन कौन से नाम? बी आर पटेल, कर्नल टीसी पुरी और एस पी सिन्हा। इन तीनों के नाम याद रखिए। एक समिति बनाई गई। समिति ने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट पेश की। और क्या सिफारिश की? 3 चीज याद रखनी है, कौन कौन से इसके मेंबर थे, कब रिपोर्ट पेश की और क्या इन्होंने सिफारिश की। तो बी आर पटेल, कर्नल टीसी पुरी, एस पी सिन्हा, 3 सदस्य, 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट। और इन्होंने प्रस्तुत की तो सिफारिश की, जयपुर को नए राज्य की राजधानी बनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित होना चाहिए। तो जयपुर को राजधानी बनाने के लिए और उच्च न्यायालय को जोधपुर में स्थित होने के लिए इन्होंने क्या की थी? सिफारिश की थी। तो जो नवनिर्मित राज्य है उसमें जयपुर
जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के अलावा अलवर 5 तो उच्च न्यायालय कार्यरत थे। अब नए निर्मित राज्य में 30 मार्च 1949 के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और इसके अलावा अलवर, यहाँ पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे और एक बेंच कार्यरत थी और वो थी कोटा में, ठीक है, एक बेंच जो कोटा में और 5 उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में यह कार्यरत थे, जिनमें कुल 20 न्यायाधीश थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949, ये अध्यादेश आपको याद रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 लागू हुआ और इस अध्यादेश की जो धारा है 10 सब क्लॉज 1, ये धाराएं आपको याद रखनी है क्योंकि आजकल काफी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये डीप क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की धारा 10 सब क्लॉज 1 उच्च न्यायालय जोधपुर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा यदि कोई हो जिसे राजप्रमुख समय समय पर स्थायी रूप से निर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है। तो क्या कहती है धारा 10 सब क्लॉज 1 कि उच्च न्यायालय जो है हमारा, हाई कोर्ट जो है हमारा, वह जोधपुर में या अन्य किसी ऐसे स्थानों पर बैठेगा जहां पर राजप्रमुख समय समय पर या तो स्थायी रूप से या फिर किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए नियुक्त करे। तो राजप्रमुख को यह शक्ति दी गई है धारा 10 सब क्लॉज 1 में कि वह किसी जोधपुर के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी हाई कोर्ट को बैठा सकता है किसी पर्टिकुलर अवधि के लिए या फिर स्थायी रूप से। तो ये किसकी शक्ति है? राजप्रमुख की। पहले राजप्रमुख हुआ करते थे, 1 नवंबर 1956 के बाद राज्यपाल ने उसका स्थान ले लिया था। तो धारा 10 की उपधारा 2 क्या कहती है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की धारा 10 की उपधारा 2 क्या कहती है कि मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के ऐसे एक या अधिक न्यायाधीशों को ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठने के लिए नामित करने का अधिकार देती है। तो ये जो धारा 10 की उपधारा 2 है वह मुख्य न्यायाधीश को, किसको? मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देती है कि वह नॉमिनेट कर सकता है जजों को, ठीक है, जजों को नॉमिनेशन करने का जो अधिकार है वह किसको दिया है? मुख्य न्यायाधीश को। किस धारा के तहत दिया है? धारा 10 क्लॉज 2। राजप्रमुख को शक्ति किसने दी है? धारा 10 क्लॉज 1 ने उच्च न्यायालय को जोधपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी बैठने की। आई होप धारा 10 क्लॉज 1 भी आपका क्लियर है, धारा 10 सब क्लॉज 2 भी आपका क्लियर है। और ये हो गया राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की 2 धाराओं को हमने कर लिया है। तो करते हैं तीसरी धारा। तीसरी धारा है धारा 1 और धारा 1 की उपधारा 3, ठीक है। तो धारा 1 की उपधारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के राजप्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन की तिथि 29 अगस्त 1949 को निर्धारित किया गया। देखिए पूरी कहानी समझते हैं। एक धारा है, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की एक धारा है, धारा 1, उसका सब क्लॉज है 3। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा राजप्रमुख है वह तिथि निर्धारित कर सकता है, उसके लिए एक अधिसूचना जारी कर सकता है। तो राजप्रमुख ने एक अधिसूचना जारी की और वह अधिसूचना किस डेट को जारी की? 25 अगस्त 1949 को। और उस अधिसूचना में लिखा कि जोधपुर में जो राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ, मतलब जो मुख्य पीठ बैठेगी, उसका जो उद्घाटन की तिथि है वह 29 अगस्त 1949 निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो किस धारा की उपधारा के तहत ये शक्ति राजप्रमुख को मिली? धारा 1 की उपधारा 3, याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत राजप्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी कर 29 अगस्त 1949 की तिथि निर्धारित की थी राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन के लिए। तो धारा 1 की उपधारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
ठीक है। तो उसी दिन राज प्रमुख ने अध्यादेश की धारा 10 सब क्लॉज 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये हम धारा हम पहले पढ़ चुके हैं। धारा 10 की सब उपधारा 1 क्या शक्ति देती है राज प्रमुख को? उच्च न्यायालय को जोधपुर के अलावा अन्य जगहों पर भी बैठने की। तो इसी तारीख को एक आदेश उन्होंने जारी किया इस शक्ति के तहत, और उच्च न्यायालय को जोधपुर के अलावा जयपुर और उदयपुर, 2 जगह, जयपुर और उदयपुर में बैठने की अनुमति दी। जयपुर में बैठने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि जयपुर और कोटा में जो भी मामले लंबित थे उन्हें निपटाने के लिए, और उदयपुर में जो उदयपुर संभाग के जो भी मामले थे उन्हें निपटाने के लिए। तो जयपुर और उदयपुर 2 जगह और बैठेगा जोधपुर के अलावा, यह अधिसूचना जारी कर दी गई। किस धारा के तहत? धारा 10 सब क्लॉज 1 के तहत। 29 अगस्त 1949 को हमारा उद्घाटन हो गया हाईकोर्ट का। और राज प्रमुख, उस समय राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह, उन्होंने अध्यक्षता की। एक समारोह हुआ। न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यह उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं कि कमलकांत वर्मा जो कि हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वह उम, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। साथ ही वह उदयपुर उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके साथ ही, मतलब कमलकांत वर्मा जी के साथ ही 11 अन्य न्यायाधीशों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। तो 11 जो न्यायाधीश हैं उनमें आपको नाम याद रखने हैं उनके, और उनके संबंधित क्षेत्र याद रखने हैं। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर और न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह जसोल, ये दोनों जोधपुर से थे। लाला नवल किशोर और कुंवर अमर सिंह जसोल दोनों जोधपुर से थे। कंवर लाल बापना और न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम, ये जयपुर से थे। कंवर लाल बापना और न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम, ये कहाँ से थे? ये जयपुर से थे। न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत और न्यायमूर्ति शारदू सिंह मेहता, ये दोनों उदयपुर से थे। न्यायमूर्ति राणावत, जवान सिंह राणावत और न्यायमूर्ति शारदू सिंह मेहता, ये उदयपुर से थे। न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर दवे, ये बूंदी से थे। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से थे। न्यायमूर्ति आनंद नारायण पॉल, ये अलवर से थे। और न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर से थे। और न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता कोटा से थे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। 3 सितंबर 1949 को 25 अगस्त 1949 की पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए राज प्रमुख ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्देश दिया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय बीकानेर और कोटा में भी एक साथ बैठेगा। तो ये जो पिछली अधिसूचना जारी की थी उसी में संशोधन कर दिया गया 25 अगस्त 1949 की, और राजस्थान उच्च न्यायालय को बीकानेर और कोटा में भी बैठने की अनुमति दे दी गई थी। तो बीकानेर में भी बैठेगा, कोटा में भी बैठेगा। इससे पहले जयपुर में और उदयपुर में भी बैठने की अनुमति दी गई थी, याद होगा। तो अब जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर, इन जगह पे बैठी है। चलिए, तो आगे चलते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो संविधान को मतलब हमारे पूरे भारत को बांटा गया ए, बी, सी और डी श्रेणियों में। तो ये जो राजस्थान है इसको रखा गया बी राज्य। ठीक है, बी श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान को रखा गया, एक तो इसे याद रखिए। तो क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ तो कुछ योग्यताएं हमारे न्यायाधीशों की क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। तो इस संवैधानिक प्रावधान लागू हो गए थे और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी थी। तो कुछ एक न्यायाधीश जिन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, जिनमें हमारे मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा भी शामिल थे। ठीक है,
तो कमलकांत वर्मा जी ने अपना पद छोड़ा था क्योंकि वह संविधान की योग्यता के अनुरूप नहीं थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं और 8 मई 1950 को, ये डेट याद रखें, 8 मई 1950 को राजप्रमुख ने अध्यादेश की धारा 10 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्देश दिया गया कि 22 मई 1950 से राजस्थान उच्च न्यायालय बीकानेर, कोटा और उदयपुर में नहीं बैठेगा। कितनी जगह बैठ रहा था पहले? जोधपुर में तो स्टार्टिंग में था ही, उसके अलावा फिर हमें जयपुर और उदयपुर 2 जगह अलाउ किया। फिर उसके बाद हमने कोटा और बीकानेर में अलाउ कर दिया, तो 5 जगह हो गए। तो अब बीकानेर, कोटा और उदयपुर, इन तीनों को 8 मई 1950 को राजप्रमुख ने एक अध्यादेश जारी किया, मतलब अध्यादेश जारी नहीं किया, एक अधिसूचना जारी की। और वह अधिसूचना किस धारा के तहत की? अध्यादेश की धारा 10 के तहत की। और ये अध्यादेश कौन सा है? ये अध्यादेश है राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949। उसके तहत, उसकी धारा 10 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें निर्देश दिया कि 22 मई 1950 से राजस्थान उच्च न्यायालय बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर में नहीं बैठेगा। क्लियर? जयपुर बेंच को यथावत रखा गया है, वो चलती रहेगी, लेकिन कोई भी नए मामले वह नहीं लेगी और जो भी मामले पेंडिंग हैं उनको निपटाएगी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए 1956, 1 नवंबर 1956 को आपको पता है पूरा पुनर्गठन हो गया था। ए बी सी जो श्रेणियां थी वह समाप्त कर दी गई थी और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत को विभक्त कर दिया गया था। अब ये जो अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसकी जो धारा 50 है, उस 50 के तहत जो भी उच्च न्यायालय, जो अजमेर, भोपाल, कच्छ, विंध्य प्रदेश, इनके जो न्यायिक आयुक्तों की अदालतें हैं, उनको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजमेर में जो न्यायिक नियुक्तियों की जो अदालत चल रही थी, उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के तहत समाप्त किया गया? तो धारा 50 के तहत उन्हें समाप्त किया गया। फैक्ट्स हैं, याद करने ही पड़ेंगे, बार बार रिपीटेशन से याद हो जाएंगे आराम से। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 सब क्लॉज 2 राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, तो राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन करता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 सब क्लॉज 2। क्या हुआ है इसमें? धारा 49 के अनुसार जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, वह एक नया उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। 27 अक्टूबर 1956 को ही भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को टेलीग्राम के माध्यम से यह सूचित कर दिया था कि 1 नवंबर 1956 से जोधपुर नए राजस्थान राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य सीट होगी और नए राज्य का उच्च न्यायालय केवल उसी स्थान पर कार्य कर सकता है जब तक मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के अनुमोदन से अधिनियम की धारा 51(3) के तहत अन्य स्थानों पर अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी नहीं थी। अब ये जो शक्ति दी गई है 1 नवंबर 1956 के बाद, यह किसको दी गई है? मुख्य न्यायाधीश को, कि वह मुख्य न्यायाधीश अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश किसके अनुमोदन से? राज्यपाल के अनुमोदन से। तो अधिनियम की धारा 51(3) यह शक्ति मुख्य न्यायाधीश को देता है कि वह राज्यपाल के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है। दैट क्लियर? आपसे 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला कि अस्थायी बेंच स्थापित करने की जो शक्ति है वह किसको दी गई थी?
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51(3) के तहत वह मुख्य न्यायाधीश को दी गई थी राज्यपाल के अनुमोदन से। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल के अनुमोदन से अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी करने की जो शक्ति है वह किस धारा के तहत दी गई थी? वह धारा 51 सब क्लॉज 3 के तहत दी गई। क्लियर? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा जयपुर में उच्च न्यायालय की एक अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो जयपुर में एक अस्थायी बेंच स्थापित करने की अधिसूचना जारी 1 नवंबर 1956 को कर दी गई। आगे चलते हैं। 1956 के अधिनियम के तहत ही अजमेर जो राज्य था उसे पहले सी राज्य में रखा गया था, क्योंकि जो एक केंद्र द्वारा जो नियंत्रित राज्य थे उनमें अजमेर भी था, तो अजमेर को सी में रखा गया था। फिर जब एबीसी का ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया 1956 के अधिनियम के द्वारा, तो फिर जो अजमेर राज्य है उसे भी राजस्थान में विलय किया गया। उसके साथ साथ आबू और सुनेल टप्पा के तालुकों को राजस्थान में जोड़ा गया। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अजमेर राज्य, आबू और सुनेल टप्पा के तालुकों को राजस्थान से कब जोड़ा गया? 1956 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया। और ये क्वेश्चन तो आई थिंक पूछा जा चुका है कि कोटा जिले की जो सरोंज उपखंड है उसे मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कब किया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया? तो यह 1956 के अधिनियम के तहत किया गया है। कोटा जिले में जो सिरोंज उपखंड है उसे मध्य प्रदेश को स्थानांतरित किया गया था 1956 के अधिनियम के तहत ही किया गया। चलिए आगे चलते हैं और एक आदेश की बात करते हैं। 10 और 11 जुलाई 1957 को एक आदेश के तहत एक कमेटी का गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी जिसके मेंबर्स थे सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता। इन्होंने क्या किया? अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 26 फरवरी 1958 और उस रिपोर्ट में क्या सिफारिश इन्होंने की? इन्होंने कहा कि जो राजधानी है उसे जयपुर से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। जो राजधानी है वह जयपुर में रहनी चाहिए। उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जोधपुर में रहनी चाहिए। यह सिफारिश की थी कि राजधानी को जयपुर से स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जोधपुर में रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन समिति ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मौजूदा पीठ थी उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसे भी हाईलाइट कर देते हैं, ये भी कैसे रह गया हाईलाइट करने से। चलिए ये हो गया। ठीक है, तो समिति ने यह सिफारिश की कि जयपुर को राजधानी बने रहने दो, जोधपुर में मुख्य पीठ चलती रहेगी, लेकिन जयपुर में जो बेंच चल रही है उच्च न्यायालय की उसे समाप्त कर दो। ठीक है, और इसी सिफारिश को मानते हुए समाप्त कर दिया गया जयपुर में जो पीठ चल रही थी उसे। लेकिन इससे क्या हुआ कि असंतोष पैदा हो गया वहां के लोगों में। तो वहां के जो विभिन्न बार एसोसिएशन थे और अन्य जो संगठन थे उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की मांग स्टार्ट कर दी। इस मांग को देखते हुए एक आदेश जारी किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976। 8 दिसंबर 1976 को भारत के राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के आदेश पारित कर दिए। ठीक है, तो ये जो आदेश हैं, पहली बात तो कब पारित की गए, ये डेट याद रखनी है, 8 दिसंबर 1976 को। दूसरी बात, किसके द्वारा किए गए? राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरी बात, किस अधिनियम की किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। क्लियर? चूंकि राजस्थान और जयपुर और जोधपुर दो जगह हो गई, तो
जो स्टेट हैं, जो स्टेट नहीं सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डिवाइडेशन करना जरूरी हो गया है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स का जो मामले हैं वह जयपुर में सुने जाएंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के मामले जोधपुर में सुने जाएंगे, यह डिसाइड किया गया। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जैसे कि अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, टोंक, दौसा, इन जिलों में उठने वाले जो भी मामले हैं वे जयपुर में देखे जाएंगे और बाकी के जो बचे हुए जिले हैं वह जोधपुर में। ये याद रखना है। ज्यादातर पूर्वी जो जिले हैं वह जयपुर में और जो पश्चिमी जिले हैं वह जोधपुर में आएंगे। याद रखने की बात आपको बस अजमेर को याद रख लेना, क्योंकि अजमेर बिल्कुल सेंटर में पड़ता है तो वह किसी भी ओर से सकता है। लेकिन अजमेर जयपुर में आया, भीलवाड़ा जो कि अजमेर के जस्ट नीचे है वह जोधपुर में चला गया। ये याद रखना। चलिए, और कुल जो पद हैं 50 से प्रेरित हैं, ये तो हमको पता ही है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज सर्च कीजिएगा और उस पे जो लोगो है वह लोगो भी पॉलिटिकल साइंस नॉलेज को लगाया हुआ है। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियोज, अन्य वीडियोज को के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है वह आपके पास समय रहते ही पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाऊं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आए, बहुत सारे आयोग हैं हमारे, जैसे कि मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, आरपीएससी है। तो इस तरह से जो जितने भी आयोग हैं राजस्थान से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में होते हैं, उनसे भी रिलेटेड हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाकर उन्हें भी के लिए भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को जितना सपोर्ट मिलेगा वह उस पर डिपेंड करता है कि आपको यह ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा उठाना पसंद आया या नहीं आया। तो चलिए, कमेंट में आप इसे लिख कर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर करना जरूर ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ, शेयर करें। चलिए, थैंक